देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स क्लास 10 का ये जो इम्पोर्टेंट सेशन मैं चला रहा हूँ यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली, कि यूपी बोर्ड में फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक होता है साइंस में जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों के पास प्रॉब्लम्स होती हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स किस तरह से करें, थ्योरी कौन सी पढ़ें और डेरिवेशन कैसे इसके तैयार करें। तो न्यूमेरिकल्स के लिए जब मेरे पास समय बहुत कम था तो मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि आप केवल मैंने द्वारा दिए गए 15 क्वेश्चन को या न्यूमेरिकल्स को तैयार कर लीजिए। जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में आएंगे वो इन्हीं में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल होगा। अगर अब तक आपने उन 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आपको जाके वहाँ से कर लेना है। आपके न्यूमेरिकल्स का जो 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे थ्योरी के। आज मैं आपको टॉप 5 थ्योरीज दूंगा। इस तरह से मुझको टोटल आपको 20 थ्योरी प्रोवाइड कराना है, जिसमें से आज फर्स्ट 5 टॉप मोस्ट जो आपके पास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको मैं आपको कराऊंगा। डेरिवेशन की बात करें तो मैंने आपको बता रखा है कि 10 डेरिवेशन आपको करने हैं, जिनमें से मैंने 5 डेरिवेशन को कंप्लीट कर चुका हूं, जिसको आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक देख करके वहां से क्लिक करके चैनल में पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। अब आज हम बात करते हैं थ्योरीज की। ठीक है, तो थ्योरी में ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो देखिए, सबसे पहला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे क्लास 10th में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, राइट इट्स यूनिट। ये क्वेश्चन 16-17 में आया है, मैंने अभी ज़्यादा लिखा नहीं, 18-19 तक ये आया है लगातार, 16-17 18-19 तक आया है। और इसी क्वेश्चन को कई बार उसने किसी किसी पेपर में डिफाइन रेजिस्टेंस लिख के बोल दिया है। क्या लिख के बोला है भैया? डिफाइन रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन आपका टोटल 2 मार्क्स का आएगा। कितने का है भैया? 2 मार्क्स का आएगा। और ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरी फिजिक्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये आपका। तो इसको आप देखिए किस तरह से करेंगे, इसका मैंने सोल्यूशन भी आपको दे रखा है। बोला है डिफाइन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। कि रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है, ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है भैया? कंडक्टर की। वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले करंट का, किसका भैया? फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की एक आपकी प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी में कंडक्टर के अंदर क्या होता है? इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होती है उसका अपोज करता है। हम जानते हैं कि R इक्वल टू होता है V बाई आई अथवा रो L बाई ए। ठीक, तो R के 2 फार्मूले याद रखना। यहाँ V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I का मतलब करंट होता है, रो का मतलब रेजिस्टिविटी होता है, L का मतलब आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, और A का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक, तो ये दोनों फार्मूले आप लिख देंगे। अब साथ में आपसे पूछा है राइट इट्स यूनिट, साथ में इसकी क्या लिखना था? ये आपको यूनिट लिखना था। तो याद रखना SI यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की वो ओम होती है, उसको इस तरह से लिखते हैं या फिर उसका साइन बना देते हैं ये वाला ओम। तो अगर आप इतना लिख देते हैं जितना मैंने इसमें लिखा है इस क्वेश्चन, तो आपको 2 मार्क्स लाने से वहाँ कोई नहीं रोक सकता। तो ये पहला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हुआ मेरे तरफ से आपके लिए बोर्ड के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। देखिए, अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? वो कहता है डिफाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ठीक, ये 2020 में आया था क्वेश्चन, 4 मार्क्स का आएगा जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, इन दो में से कुछ भी लिख के आपसे वो पूछ सकता है। अब देखिए, दोनों ही क्वेश्चनों का आपका जो सोल्यूशन है वो सेम होगा। पहला पूछा है कि आपको डिफाइन करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। क्या करना है भैया? डिफाइन करना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और बाद में आपको बताना है कि करंट या इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, किसकी बात करते हैं भैया? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एट 2 डिफरेंट पॉइंट। कि किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में अगर हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो उन दोनों पॉइंटों के पोटेंशियल डिफरेंस को एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं भैया? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आपका कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एट 2 डिफरेंट पॉइंट।
टू डिफरेंट पॉइंट का जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आता है या उनके पोटेंशियल का जो डिफरेंस आता है उसी को आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब इसके लिए 4 मार्क्स का है तो इतने में तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे नहीं, तो इसको थोड़ा सा और सही से लिखेंगे तो एक सर्किट बना दोगे आप। मान लेते ये रेजिस्टेंस R है और इसके इधर आपका पॉइंट A है और इधर पॉइंट आपका B है। अब इनके बीच का हमको बोला गया कि A और B के बीच का रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए। A और B के बीच का क्या निकाल दीजिए भैया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए। तो लेट पोटेंशियल एट पॉइंट A, मान लिया कि जो पॉइंट A है वहाँ का पोटेंशियल है VA एंड पोटेंशियल एट पॉइंट B, और जो B पॉइंट है वहाँ का पोटेंशियल आपका है B। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। अब अगर हमको A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो फार्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो क्या इसको डेल्टा V इक्वल टू VB माइनस VA लिख सकते हैं, जहाँ पे डेल्टा E क्या बता रहा है, डेल्टा V क्या बता रहा है, डेल्टा V आपका ये बता रहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट A एंड B। लिख लिया यहाँ तक, ओके। देखिए आगे, वेयर डेल्टा V इक्वल टू क्या हो गया भैया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये लिख दोगे, आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन हो गई क्लियर। आगे बोला है करंट, करंट की भी डिफिनीशन आपसे पूछा था क्वेश्चन में, साफ साफ देख लीजिए लिखा है डिफरेंट डिफाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों को डिफाइंड करना था। तो देखते हैं भैया, अब देखिए करंट को किस तरह से डिफाइंड करोगे। तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो का रेट होता है उसको हम लोग करंट कहते हैं। ठीक, करंट की डिफिनीशन सबसे आसान है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो का जो रेट होता है उसको आप लोग करंट कहते हैं। इट क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टी टाइम देन। अब हम ये मान लेते हैं कि जो क्यू अमाउंट का चार्ज है वो फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में टी टाइम तक के लिए। कितने टाइम के लिए भैया, टी टाइम के लिए। देन तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला आता है वो आता है चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला आता है वो क्या आता है भैया, चार्ज अपॉन टाइम आता है। अब इलेक्ट्रिक करंट को आप लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं आई लिख सकता हूँ, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या यहाँ क्यू लिख सकता हूँ, और टी टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या यहाँ टी लिख सकता हूँ। अब क्या इसी फार्मूले को आई इक्वल टू एन ई बाई टी भी लिखा जा सकता है, क्योंकि सबको पता है कि क्यू की जगह आप लोग रख सकते हैं क्यू इक्वल टू होता है एन ई, क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, एन ई। तो मैंने इस फार्मूले में या तो आप क्यू बाई टी का फार्मूला लगाओगे या फिर एन ई बाई टी का फार्मूला लगा दोगे। ठीक, अब वेयर जहाँ पे आई है इलेक्ट्रिक करंट, आई क्या है भैया, इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू क्या है, चार्ज इन कूलाम है, टी क्या है, टाइम इन सेकेंड है, एन क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस है। ये नंबर ऑफ चार्जेस का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अथवा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अथवा नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये मतलब है नंबर ऑफ चार्जेस का। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक, जो बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े, इसी डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा, वो वहाँ से जुड़ जाएं, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप से नहीं जुड़े वो व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ जाएं। मैं उसको व्हाट्सएप नंबर सबको पता ही है मेरा, उसी नंबर पे आप लोग मैसेज करोगे तो आप लोगों को मैं उसमें ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक भैया, तो अगर किसी के पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है मेरा तो वो लोग नोट कर ले, इस नंबर पे मैसेज करना है तो आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा 7880960882। ठीक, और अपनी क्लास जरूर लिखना कि आप किस क्लास में हैं, 9th से लेकर 12th तक जो भी आपकी क्लास हो, तो मैं आपको उस ग्रुप से जोड़ दूँ। और टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाए, उसका लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं भैया अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते जाइए। देखिए, अगर हम लोग अगले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो वो है आपके पास वाई डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर अर्थेड। जो हमारे पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनको अर्थ से क्यों कनेक्ट किया जाता है, या इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह आपसे लिख के पूछ सकता है, वाई डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर अर्थेड। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं डोमेस्टिक टाइप के, वो आपके अर्थ से क्यों कनेक्ट किए जाते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों का एक ही मतलब है। तो अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको आंसर क्या लिखना है। देखिए, याद रखना ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, तो इसको जरूर से जरूर करके आप लोग एग्जाम सेंटर में जाए, अन्यथा फिर आप भी जान सकते हैं कि आपके फिजिक्स में कितने नंबर आएंगे अगर ये क्वेश्चन आप नहीं करके जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए,
इसकी डिफिनीशन या आंसर कैसे लिखेंगे? अर्थिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मीन द आउटर मेटेलिक केस ऑफ अप्लायंसेस इज कनेक्टेड विथ अर्थ। देखिए, अर्थिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी डिवाइस को या अप्लायंसेस को आउटर मेटेलिक केस के द्वारा, किसके द्वारा भैया? आउटर मेटेलिक केस के द्वारा उस अप्लायंसेस को क्या कर रहे हो? कनेक्ट कर रहे हो विथ अर्थ। किसके साथ जोड़ रहे हो भैया? अर्थ के साथ जोड़ रहे हो। वर अर्थ वायर, अर्थ वायर के साथ जोड़ रहे हो। एक वायर लेते हो, उस अप्लायंसेस पे लगाते हो और उसको क्या है? अर्थ से आप लोग जोड़ देते हो। इज कनेक्टेड विथ अर्थ वायर व्हिच इज welded to the end of a copper rod and it bounded in the ground। अब क्या होता है कि आप उस वायर के अप्लायंसेस से कनेक्ट करते हो और उसको एक कॉपर रॉड में लपेट देते हो। वही जो वायर आपके शेष रह गए उसको किसमें क्या करते हो? ये कॉपर वायर, कॉपर के एक रॉड में उसको लपेट देते हो और उस कॉपर के रॉड को आप अर्थ में पुशअप कर देते हो, गाड़ देते हो। ठीक है, हाँ। इट द बाउंडेड ऑफ द इतना अर्थेड। ठीक, तो ये आपका अर्थेड का प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस मैंने आपको ये समझाया है इन लाइनों में, जैसे ये जो है यहाँ से यहाँ तक, कि जो अर्थेड होता है क्या होता है। अर्थेड में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को लेते हैं, उसको एक वायर से कनेक्ट करते हैं, उस वायर के कनेक्शन को एक कॉपर के रॉड से कनेक्ट करते हैं और उस कॉपर के रॉड को अर्थ से जा करके टच करा देते हैं। ये तो अर्थिंग का प्रोसेस हो गया। अब अर्थिंग का यूज क्यों करते हैं? तो इट सेव द अप्लायंसेस ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट बाई पासिंग द एक्सेसिव करंट टू द अर्थ। क्या होता है कि अगर कभी हमारे पास जो आपका घर में वायरिंग है उसमें करंट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा आ जाए, तो क्या होगा? अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है तो डिवाइसें जो भी होती हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, उनको जो है खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनको खराब होने के चांस क्या हो जाते हैं भैया? बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको केस में क्या करते हैं कि अगर कभी बाई चांस आपके घर में करंट की मात्रा ज़्यादा आ रही है, हाई करंट भी फ्लो हो रहा है, तो क्या करते हैं ये शॉर्ट सर्किट वाले जो आपके अप्लायंसेस होते हैं, ये एक्स्ट्रा जो भी इनके पास करंट होती है उसको क्या कर देते हैं भैया? अर्थ के तरफ ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? अर्थ की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस तरह से आपका वो पूरा का पूरा जो डिवाइस होता है वो सेफ होता है शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। अगर सिंपल भाषा में आपसे बात करूँ कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को अर्थ क्यों किया जाता है, तो सिंपल सा जवाब है शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आपका ये आंसर हुआ। चलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो 7 मार्क्स से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली बात आप इस बात को समझ लीजिए, ये क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो कितने पूछा जाएगा भैया? 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है एंड वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ फिगर, और साथ में आपको फिगर बनाना है। वाई नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस फिल्ड इन बल्ब इन प्लेस ऑफ एयर, और ये भी बताना है कि आप कोई बल्ब में एयर की जगह पे नाइट्रोजन या ऑर्गन जैसी गैसों को क्यों फिलअप करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है बोर्ड में, वाई नाइट्रोजन अथवा आर्गन गैस इज फिल्ड इन द बल्ब प्लेस इन एयर। या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से आपसे पूछ सकता है, डिस्कस द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और इसी को कुछ इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है, डिस्कस द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये क्वेश्चन आपके मैंने जो 4 लिखे हैं बल्ब से, अगर आपके बोर्ड में वो लोग बल्ब के टॉपिक से क्वेश्चन बना रहे हैं तो इन 4 तरह से क्वेश्चन बनेगा। आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, इन 4 में से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। तो इस क्वेश्चन के 4 तरह से पूछ सकता है, इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए। अब इन चारों का आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमसे पूछा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होता है भैया? सबको पता है, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो बल्ब होता है उसमें एक फिलामेंट लगा होता है, तो जब उसमें हम लोग करंट को पास कराते हैं, इट गेट हीटेड, तो वो क्या होता है भैया? हीट होता है अप एंड ब्रिंगिंग टू ग्लो, और हीट के कारण वो क्या करने लगता है भैया? ग्लो करने लगता है। दस एन इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है भैया? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर बेस होता है। यही आपका प्रिंसिपल है। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि जो बल्ब होता है वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है।
प्रिंसिपल होता क्या है कि जब हम लोग किसी बल्ब में करंट को फ्लो कराते हैं तो वो करंट फिलामेंट के पास जाती है और फिलामेंट क्या होता है, हीट होता है, और हीट अप होने के कारण वो क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। तो पहला प्रिंसिपल के विषय में पूछा था, फिर हमसे पूछा है कि डिफाइंड द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के विषय में हमको पढ़ना है कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए कंस्ट्रक्शन को मैं बल्ब के डायग्राम से आपको समझाता चलता हूँ। देखिए सबसे पहले बोला है द बल्ब हैज टू थिक कॉन्टेक्ट वायर इन द सेंटर विथ अ थिन वायर अटैच बिटवीन देम। क्या होता है कि उसने बोला है कि जो आपके पास बल्ब होता है उसके सेंटर पे दो तरह की तार लगी होती हैं, दो आपके पास थिक तारें होती हैं और दो आपके पास थिन तार होती हैं। जैसे देखिए केबल वायर, ये जो अंदर वाली रेड कलर से जो वायर बनी ये आपके पास थिक वायर है। कैसी वायर है भैया, थिक वायर है। और ये जो मैंने ग्रीन कलर से आपकी ये रे बनाई है, जो ये केबल, ये ग्रीन कलर वाली आपकी बता रही है कि ये आपके पास थिन वायर है। तो बोला है कि बल्ब के सेंटर पे दो तरह की तार होती हैं, एक थिक वायर होती है और एक कैसी होती है भैया, थिन वायर होती है, अटैच बिटवीन देम। और वो सब क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैचमेंट के साथ होती हैं, अटैच विद देम। दिस थिन वायर इज कॉल्ड फिलामेंट। और ये जो थिन वायर होती है, इस थिन वायर को, ये जो ग्रीन कलर से बनी है, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया आप लोग, इसको फिलामेंट बोलते हैं। कनेक्टेड इन द, हाँ ठीक है, वायर फिलामेंट। वन ऑफ द थिक वायर इज कनेक्टेड ऑफ द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। इनमें से एक जो आपके पास थिक वायर होती है उसको बेस ऑफ वायर से जोड़ देते हैं। देखिए ये यहाँ बेस ऑफ वायर से जुड़ी हुई है, बेस ऑफ बल्ब से जोड़ देते हैं, ठीक है। द बल्ब एंड अदर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस दीज टू फार्म ऑफ द टर्मिनल्स। और क्या होता है, बाकी जो भी आपके पास फिलामेंट बचता है उसको हम लोग बॉटम वाले से जोड़ देते हैं। बॉटम वाला आपके पास पार्ट है, इससे आप लोग इसको जोड़ देते हैं, बेस से जोड़ देते हैं। तो आप ये बोला गया है कि कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं बोला गया है कि आपके पास जो बल्ब का सेंटर होता है उसमें दो तरह की वायर होती है, एक थिक वायर होती है, एक थिन वायर होती है। थिक वायर को मिडिल में रखते हैं और उसकी तरफ थिन वायर होती हैं। थिन वायर को आप लोग फिलामेंट बोलते हैं। ठीक, इतना आपने कंस्ट्रक्शन में लिखा। इसके बाद आपको ये बल्ब बना देना है। कंस्ट्रक्शन के बाद आपका क्या काम होगा भैया, इस बल्ब को बना देना है। देखिए प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद हमसे वर्क भी पूछा है। हमसे क्या पूछा भैया, वर्क, कि आप इसका वर्क बताइए कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो वर्किंग की अगर हम लोग बात करें, द लाइट बल्ब इज द वेरी थिन फिलामेंट ऑफ द हार्ड ऑफ मेल्ट मेटल। जो आपके पास टंगस्टन होता है, फिलामेंट जो कि किसका बना होता है भैया, टंगस्टन का बना होता है। इज द हार्ड ऑफ द मेटल, बहुत ही ज़्यादा हार्ड मेटल होती है। टंगस्टन यूजुअली इन केस्ड इन अ ग्लास बल्ब फिल्ड विथ द इनर्ट गैसेस सो दैट वी फिलामेंट डज नॉट ऑक्सीडाइज एंड द डिसइंटीग्रेटेड द। तो बोला ये गया है कि जो आपके पास फिलामेंट होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, मेल्ट मेटल होता है। तो उसको जो है बल्ब के ग्लास जो होता है, बल्ब में ग्लास होता है, उसके अंदर हम लोग इनर्ट गैसें को भर के रखते हैं। क्यों भर के रखते हैं, ताकि जो फिलामेंट है वो ऑक्सीडाइज ना हो। क्या ना हो भैया, ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि जब वो मेल्ट होगा तो क्या होगा भैया, ऑक्सीडाइज होगा। तो उसको ऑक्सीडाइज के प्रोसेस से रोकने के लिए हम लोग जो बल्ब होता है, ग्लास होता है, उसके अंदर एयर की जगह इनर्ट गैसों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब देखिए होता क्या है इस प्रोसेस में, द इलेक्ट्रिसिटी कॉज द वायर टू, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कॉज कराते हैं वायर में, ग्लो एंड आ पोर्शन ऑफ दैट एनर्जी इज टर्नड इनटू द लाइट। अब यही जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, कॉज द वायर, ये किसका होता है, वायर, वायर को ग्लो कराने का कॉज होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो करते हो यही वायर को क्या कराता है, ग्लो कराता है। एंड द पोर्शन दैट द एनर्जी इज टर्नड इनटू द लाइट, और वही जो ग्लो वाली एनर्जी है, वो ग्लो करने वाली जो एनर्जी है उसी को हम लोग क्या करते हैं भैया, पोर्शन को कन्वर्ट करते हैं किसमें भैया, लाइट में, और उसको हम लोग लाइट का नाम दे देते हैं। ये हो गया। ये तो आपके पास हो गया कि किस प्रिंसिपल पे बल्ब आपका काम करता है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वर्किंग कैसे होता है। ये तो आपका उस सवाल का जवाब हो गया। इसके बाद अगला सवाल आपसे उसी में पूछा गया था कि आप ये बता दीजिए व्हाई आर्गन अथवा नियॉन गैसेज आर फिटेड इन द इनसाइड ऑफ बल्ब। बल्ब में हम लोग एयर की जगह हीलियम या आर्गन जैसे गैसों को क्यों इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो उसका आंसर होगा
द फिलामेंट द फिलामेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है, इज मेड यूजिंग द टंगस्टन विच वुड बर्न क्विकली। जो फिलामेंट होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब किसका बना होता है भैया? फिलामेंट का बना होता है यूजिंग द टंगस्टन। और जो आपके पास फिलामेंट होता है वो किसका होता है भैया? टंगस्टन का होता है। विच वुड बर्न क्विकली, वो बहुत जल्दी जल जाता है। क्या हो जाता है भैया? बहुत जल्दी जल जाता है। व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन इट गेट द एयर, अगर वो आपके कांटेक्ट में आ गया एयर के या ऑक्सीजन के, तो वो जो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है बहुत जल्दी क्विक बर्न हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? क्विक बर्न हो जाता है। ठीक है, इसलिए दिस इज द रीजन व्हाई अनरिएक्टिव गैसेस सच एज आर्गन अथवा नाइट्रोजन आर यूज्ड फॉर द फिलिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इसीलिए हम लोग वहाँ पे जो आपके पास बल्ब होता है उसमें किसको फिल करते हैं भैया? आर्गन या नाइट्रोजन जैसे गैसों को फिलअप करते हैं। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया कि हम लोग नाइट्रोजन, हीलियम जैसी गैसों को, आर्गन जैसी गैसों को बल्ब के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस कराते हैं? क्योंकि हमको पता है कि जो बल्ब होता है वो किसका बना होता है भैया? वो आपका फिलामेंट होता है। उसमें फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। और टंगस्टन के पास क्या होता है? ये एयर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते में बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, क्विक बर्न हो जाता है। और जैसे ही आपका टंगस्टन बर्न हो जाएगा तो आपका जो आपका बल्ब होगा वो ग्लो करना बंद कर देगा। इसलिए उसको बर्न ना हो, कौन ना बर्न हो भैया? टंगस्टन बर्न ना हो। तो इसलिए हम लोग उसका जो एटमॉस्फेयर है बल्ब के इनसाइड, तो उसको हम लोग कैसे रखते हैं भैया? इनर्ट रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आंसर आपके समझ में आ रहे हैं और इस चैनल से आपकी स्टडी में हेल्प हो रही है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके यहाँ साथ पढ़ते हैं, जिनको जो 10th या 12th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उन तक ये चैनल पहुंचाइए ताकि वो लोग सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द इस फैमिली का हिस्सा बने। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बोला गया है राइट ओम्स लॉ, ड्रा नेसेसरी सर्किट डायग्राम फॉर द एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड द ओम्स लॉ। ठीक, अब आपको पहले ओम्स लॉ लिखना है, फिर इसको सर्किट डायग्राम बना करके एक्सपेरिमेंटल जिस तरह से लैब में करते हैं उसको वेरीफाई कर देना है। उसको क्या कर देना है भैया? वेरीफाई कर देना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके बोर्ड के लिए। चलते हैं, देखिए इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ क्या होता है? देखिए, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग वायर आई। माना कि हमने जो कंडक्टिंग वायर है उसमें करंट आई को फ्लो कराते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड। अब हम ये जानते हैं कि जो वो कंडक्टिंग वायर में आपने क्या किया है? करंट को फ्लो कराया है, उस कंडक्टिंग वायर के एंड पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड पॉइंट वो V है। मान लेते हैं कितना भैया? V, प्रोवाइडेड इट टेम्परेचर स्टेट्स अनचेंज। और इस केस में क्या होता है कि जो आपका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर या अदर फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उनको आप लोगों को क्या रखना है भैया? चेंज नहीं करना है, उनको सारी क्वांटिटियों को आपको कांस्टेंट रखना है। तो अगर आपने किसी कंडक्टर में करंट आई को फ्लो कराया तो वो कंडक्टर में फ्लो करंट आई उस कंडक्टर के एंड पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके क्या होता है भैया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप क्या यहाँ से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई लिख सकते हो? आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो V इक्वल टू आई आर लिखा जा सकता है। वेयर यहाँ पे V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब है करंट और R का मतलब है रेजिस्टेंस। ये तो आपको हो गया ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ ने बताया था कि अगर आप किसी कंडक्टर में आई करंट को फ्लो कराते हैं तो वो आई करंट उस कंडक्टर के एंड पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब ये डायग्राम बना देना है। इसमें ये अलग तरह की बैटरियां लगी हुई हैं। ये आपका सॉकेट है कि एक बार यहाँ से जोड़ देंगे हम लोग V1 बैटरी से, अगर सर्किट को जोड़ देंगे तो उस समय रीडिंग क्या आएगी वोल्ट मीटर में। फिर हम यहाँ से जोड़ देंगे, V2 से जोड़ देंगे तो रीडिंग क्या आएगी, और यहाँ जोड़ देंगे तो रीडिंग क्या आएगी। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे आपका हम ये लेट कर लेते हैं, लेट कि जो V1 है वो ज़्यादा है V2 से और ये जो V2 है वो ज़्यादा है V3 से। तो जैसे जैसे हमने ये देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं सर्किट में, वैसे वैसे आपकी क्या हो जाती है भैया? करंट आपकी इंक्रीज होती है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, क्योंकि जैसे जैसे आप V बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो तो I भी वैसे वैसे घट या बढ़ रही है। V बढ़ा तो I बढ़ जाएगा, V घटेगा तो I घट जाएगा। तो इस डायग्राम से ये फुल एंड फाइनल प्रूव हो जाता है। जब आप लैब में जाते हैं तो ये डायग्राम के द्वारा आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओम्स लॉ आपको याद होना चाहिए।
ओम्स लॉ होता है V=IR। और ये डायग्राम अच्छी तरह समझ लीजिए। ये डायग्राम सिर्फ इतना बताता है कि ये V1 V2 V3, तो जहाँ सबसे ज़्यादा पोटेंशियल मानते हैं V1 का है, उससे कम आपका V2 का है और सबसे कम V3 का। तो जब इसको आप V3 से जोड़ोगे तो करंट कुछ हाई मान लेते हैं I3। देखिए अगर आपने क्या किया, V3 को कनेक्ट किया, माना उस समय करंट आ गई हमारे पास I3, कितनी आ गई भैया I3। फिर हमने V2 को जोड़ा तो करंट आई वहाँ पे I2, और जब V1 को जोड़ा सर्किट से, V1 बैटरी को जोड़ा सर्किट से, तो हमारे करंट आ गई I1। तो अब देखिए जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट भी उतना ज़्यादा होगी। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस V1 के ज़्यादा है तो करंट उसी समय आपके सर्किट में सब ज़्यादा होगी जब V1 बैटरी को आप ऐड करेंगे। अगर V2 का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो आप उसी समय आपका करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस तरह से आपको प्रूव हो जाता है कि अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हो तो करंट भी सर्किट में बढ़ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस को घटा रहे हो तो करंट भी सर्किट में घट रही है। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है। इतना ही आपको केवल लिख देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। ये आज की क्लास का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है भैया। बोला गया है डिफाइंड अ क्रिटिकल एंगल, कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ये 2 मार्क्स का पूछेगा। अगर आपसे केवल कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल को डिफाइंड कर दीजिए तो ये क्वेश्चन आपसे कितने में पूछेगा भैया, 2 मार्क्स का पूछेगा। अगर साथ में कह रहा है गिव डिफिनीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की डिफिनीशन दीजिए और इसको रिलेट कर दीजिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ। किसके साथ भैया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ। तो ये टोटल आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने का भैया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये सबको पता है। क्रिटिकल एंगल कुछ नहीं होता है, वो एंगल जिस एंगल पे कोई इंसिडेंट रे जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है। पहले आप समझ लीजिए फिर मैं इसको डेफिनेशन समझा देता हूँ। क्रिटिकल एंगल आपका कुछ नहीं होता है, ये वो एंगल होता है जब कोई इंसिडेंट रे जिस एंगल पे रेयर से डेंसर से रेयर मीडियम में जाते समय, डेंसर से रेयर मीडियम में जाते समय 90 डिग्री में रिफ्लेक्ट हो जाती है। कितने डिग्री में भैया, 90 डिग्री में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब देखिए डेफिनेशन, इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट, अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है इन द डेंसर मीडियम फॉर विच, जो कि आपका वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है डेंसर मीडियम की तरफ, जो क्या करता है भैया, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कुछ नहीं होता है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है डेंसर मीडियम का, कि जब क्या करता है भैया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन रेयर मीडियम 90 डिग्री जब कर देता है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है रेयर मीडियम का कितना कर दे, 90 डिग्री। तो उस एंगल को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। ठीक, अब देखिए डिफिनेशन, ये मान लीजिए भाई नॉर्मल पड़ा है, ये आपका एक ग्लास है, यहाँ मीडियम डेंसर है, ये मीडियम रेयर है। तो ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, कहाँ आ रही है, डेंसर से आ रही है। डेंसर से मान लेते हैं आई एंगल पे आई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रही है। जब डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, जब डेंसर से रेयर की तरफ ये जा रही है तो कितने पे रिफ्लेक्ट हो रही है भैया, 90 डिग्री। तो ये जो आई एंगल है, इंसिडेंट एंगल को अब इंसिडेंट ना बोल करके रिफ्लेक्टेड एंगल बोल, वो क्रिटिकल एंगल बोलने लगते हैं आप लोग। इसको क्या नाम देते हैं भैया, क्रिटिकल एंगल नाम दे देते हैं। बस इतनी सी डिफिनीशन होती है आपके क्रिटिकल एंगल की। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल समझना। देखिए जब कोई इंसिडेंट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, कहाँ से भैया, डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, और जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री पे होता है। लाइट का जो रिफ्लेक्शन एंगल होता है, रिफ्लेक्टिव एंगल होता है, वो 90 डिग्री का होता है। तो उस इंसिडेंट रे का जो एंगल आई बनता है या इंसिडेंट एंगल बनता है, उसको इंसिडेंट एंगल ना बोल करके क्रिटिकल एंगल आप नाम दे देते हो। उस एंगल को क्या नाम दे देते हो भैया, क्रिटिकल एंगल नाम दे देते हो। बस इतना सा लिखता है कि जब कोई लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो 90 डिग्री का रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल बनाती है। तो जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट ना बोल करके उसको आप लोग एंगल ऑफ क्रिटिकल बोल दोगे। ठीक, तो ये आपको हो गया क्रिटिकल एंगल की डिफिनीशन हो गई। अब इसको रिलेट करना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ। किसके साथ भैया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ। तो वैसे ये मैंने मान लिया कि जो रेयर मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 है, और जो आपके पास डेंसर मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है तो जो इंसिडेंट एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, और जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ लगाएं तो स्नेल लॉ कहता है किसी भी जगह का जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू उसका साइन, एंगल का साइन, और दूसरे तरफ का जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा उसका आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिफ्लेक्टेड एंगल का साइन का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल का जो प्रोडक्ट होता है
इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की तरफ वो सेम होता है। तो क्या यहाँ से N1C साइन की जगह आई की जगह क्रिटिकल लिख सकता हूँ, क्योंकि इंसिडेंट और क्रिटिकल एंगल बराबर यहाँ पे लिखा है तो यहाँ ये लिख दिया। अब देखिए N2 साइन आर का मतलब है रिफ्लेक्टिव एंगल का साइन लिया गया है, और जबकि आपको पता है क्रिटिकल एंगल के केस में रिफ्लेक्टिव एंगल होता है 90 डिग्री, तो क्या है तो साइन 90 रख सकता हूँ बिल्कुल। अब देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम N1 है, साइंस ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो उसको रख दोगे तो क्या है यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ N2 आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। अब यहाँ पे साइन को एक तरफ लिखिए, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू N2 बाई N1। N2 का मतलब है डेंसिटी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, और ये है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो क्या यहाँ से C इक्वल टू साइन इनवर्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, देख लीजिए यहाँ तक। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो अब देखना आगे भैया। इफ रेयर मीडियम इज एयर, मान लेते हैं कि जो रेयर मीडियम है वो एयर है, एंड डेंसर मीडियम हैज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ईटा, मान लेते हैं जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम डेंसर मीडियम का वो है आपके पास कितना भैया n है। तो व्हाट इज, तो आप लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम का आपने माना है एयर, तो रेयर मीडियम का एयर है तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1, और आपके पास जो डेंसर मीडियम होता है उसको आपने माना है कोई भी है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n माना है तो n1 की जगह n, तो C इक्वल टू साइन इनवर्स 1/c आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भैया। N2 की जगह 1 रख दिया और N1 की जगह n रख दिया, तो ये आपके पास रिलेशन है क्रिटिकल एंगल और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो ये 5 टॉप मोस्ट क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड के, जो हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। इनको अच्छी तरह से समझिए, लगाइए, लर्न करिए। अगर इसके बाद भी इनको लगाने में समझने में कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में हो रही तो आप उसको दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके इसको पूछ सकते हो। अगर आपको ये 5 टॉप मोस्ट क्वेश्चन पसंद आए हों, समझ में आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, और उनको बताएं कि इस चैनल से आप लोग यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का इकलौता चैनल है जो कि इसको अच्छी तरह से फॉलो करें। आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का सारा कंटेंट इस चैनल में प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक। तो इस चैनल को बस आपको इतना करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। बाकी इसमें लगातार आपको कॉन्टिन्यूअस वे पे वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।